नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम डिस्कशन करेंगे सामान्य अध्ययन भाग 16 के बारे में। मित्रों, भाग 15 में मैंने बोनस क्वेश्चन पूछा था, भारतीय नागरिकों के पास कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा था, तो उसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान में कुल 11। पहले जब मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे 1976 में तो थे 10, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए, तो उनकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो वर्तमान में प्रारंभ में 10 थे और अब 11 हैं। 11वां जो कर्तव्य जुड़ा है वो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से या रूस से। और सही आंसर देने वालों के नाम है दीपक कुमार गुप्ता, दीपक प्रजापति, अंश प्रताप सिंह और बहुत सारे मित्रों ने इसे मौलिक अधिकार समझ लिया। देखिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने पूछा था, तो आपसे अनुरोध है कृपया प्रश्न को ठीक से पढ़ लें, दोबारा से देख लें उसे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दें, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो आपको पता ही होगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर इज द डी, 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू किया हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। कुल कितनी थी? 8 अनुसूचियां। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रारंभ में संविधान में लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको लगाना है 8। यहाँ से क्वेश्चन और कवर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया। भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, यहाँ से प्रश्न बनता है अंगीकृत किया गया। हम लगा देते हैं 26 जनवरी 1950, जो कि गलत है। 26 नवंबर 1950 को संविधान अंगीकृत किया गया या अपनाया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया था। हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। उसके कुछ एक आर्टिकल्स तुरंत लागू हो गए थे, लेकिन सभी आर्टिकल लागू नहीं हुए थे ऑफिशियली। तो अगर लागू करने की बात करी जाए तो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है, और अपनाने या अंगीकृत करने की बात करी जाए तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसमें। प्रश्न नंबर 3 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, उनमें ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, रेडियम या फिर डीजल। देखिए, डीजल और कोयला का तो कोई चांस बनता नहीं है। यूरेनियम, रेडियम में हम कर सकते हैं। देखिए, रेडियम और यूरेनियम दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव धातुएं पदार्थ होते हैं। तो अगर ईंधन के रूप में बात करें तो यूरेनियम होता है। यूरेनियम से ही बिजली बनाई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उससे ही परमाणु बम बनाए जाते हैं, जो कि होता है U-238 और U-235। कई तरह के इसके यूरेनियम के प्रकार आते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की। ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण प्रणाली से तात्पर्य जो बेईमान व्यापारी होते हैं, जो कम तोलते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी। देखिए, मूल नियंत्रण प्रणाली से तात्पर्य है, उसका सीधा सा कहना था, अगर कोई व्यापारी कम तोल रहा है तो उसके शरीर से मांस निकालकर तो वह उसे पूरा करता था। उसके शरीर से मांस निकालकर पूरा करता। काफ़ी क्रूर, एक तरह से क्रूर पॉलिसी थी उसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। मूल नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ही माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मानते हैं हम रक्त पिपासु या सन की शासक मानते हैं, और ये सबसे अधिक विद्वान भी था। ध्यान रखिएगा, जो ये सबसे अधिक पढ़ा लिखा था और रक्त पिपासु था। इसकी सड़क भरी योजनाएं थी, और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं अगर ऑप्शंस के करेंगे तो। प्रश्न नंबर 5 आता है, तानसेन किसका दरबारी कवि था। तानसेन किसका दरबारी कवि था। ऑप्शन है राणा कुंभा, अकबर, बहादुर शाह या राजा कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर के जो नवरत्न माने जाते हैं, नवरत्न, उनमें तानसेन
तानसेन भी एक थे। बीरबल आपने सुना ही होगा, और तानसेन भी थे, जो कि पहले ग्वालियर के राजवंश में कवि थे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुए थे। ब्रिटेन में हुए थे, इंग्लैंड, तत्काल इंग्लैंड जिसे हम जानते हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो उसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो पहला सम्मेलन हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा जो आखिरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप गूगल भी कर सकते हैं, बुक से देख के बताइए तो कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, महात्मा गांधी ने किस राउंड टेबल समिट में भाग लिया, गोलमेज सम्मेलन जिसे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान या फिर राष्ट्रीय शुगर संस्थान या फिर राष्ट्रीय शक्कर संस्थान भी लिखा हो सकता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या गजरौला। तो इसका सही उत्तर है कानपुर। कानपुर इज द राइट आंसर। देखिए हम गजरौला लगा देंगे क्योंकि इसमें ऑड लग रहा है कि हमें गजरौला, हाँ गजरौला देखने में अलग लग रहा है, चलिए गजरौला लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, आपके दिमाग के साथ भी खेलते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो आपको करेक्ट एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय चीनी संस्थान है कानपुर में। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन में पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास JB कृपलानी, राजीव गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी दिन इनका जन्मदिन होता है और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर सिंधु। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आप सर्च भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को सर्च करेंगे। सर्च करने का सीधा सा मेरा लॉजिक ये है, आप सर्च करेंगे तो उसके साथ 1-2 क्वेश्चन और भी आपको एडिशनल क्वेश्चन याद होंगे। कहने का मतलब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, नागार्जुन सागर के बारे में, तो आपको याद हो जाएगा नागार्जुन सागर से जो भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? ट्रायंगल से तात्पर्य इस तरह का एक आइलैंड है, बरमूडा ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए बरमूडा ट्रायंगल पर माना जाता है कि वहां से जो भी शिप या एयरक्राफ्ट निकलता है तो वहीं पर डूब जाता है, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। और कई ऐसी घटनाएं, इंसिडेंट हो चुके हैं। हो सकता है पृथ्वी का वहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो या चुंबकीय क्षेत्र अलग बनता हो, या तूफान वहां पर आने की संभावना रहती है। तूफान बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और काफ़ी भंवर जिसे हम बोलते हैं महासागर में बनता है, उसकी स्थिति रहती है। कंपास काम करना बंद कर देता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है बरमूडा ट्रायंगल। जितने भी शिप्स हैं वो बरमूडा ट्रायंगल से हटके ही निकाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की प्रथम परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो न्यूक्लियर सबमरीन, भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है? ऑप्शंस है INS विराट, INS अरिहंत, INS विक्रांत, INS तलवार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी INS अरिहंत। INS अरिहंत इज द राइट आंसर। देखिए ये प्रयोग में लाई गई थी 26 जुलाई 2009 को, 26 जुलाई 2009 को। तो ये परमाणु शक्ति संपन्न है या परमाणु शक्ति चलित है, परमाणु शक्ति से ये चलाई जा सकती है, चलती है। प्रश्न नंबर 12 है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर किस तरह की परत चलाई जाती है? देखिए लोहा होता है या टीन होता है, उस पर गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया कहते किसे हैं? देखिए लोहे या टीन की चादर पर या अन्य धातुओं की चादर पर हम एक परत चढ़ा देते हैं जिससे उस पर जंग ना आए, तो उसी प्रक्रिया को हम जंगीकरण या फिर गैल्वेनाइज्ड कह देते हैं। तो आप लोहे पर कौन सी परत चढ़ाएंगे जिससे उस पर जंग ना है, या गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में कौन सी परत चढ़ाते हैं? ऑप्शन है टिन, सीसा, जिंक या क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर है जिंक, जिसे हम जस्ता भी बोलते हैं। इसकी परत हम लोहे पर चढ़ा देंगे तो लोहे पर जब तक ये परत चढ़ी रहेगी तब तक उस पर जंग नहीं आती है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और सबसे प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त। अपने वंश में गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत पर लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। स्कंदगुप्त ने गिरनार झील, जो कि गुजरात में स्थित है, काठियावाड़ में, उसका पुनरुद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त ने क्या कराया था? कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कराई थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंध रखता है? भाग 4 में क्या वर्णित है भारतीय संविधान के? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, नागरिकता से, नीति निर्देशक सिद्धांतों से, संघीय कार्यपालिका से। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है कि राज्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राज्य किसके लिए कार्य करेंगे। और जो भाग 4A, एक होता है भाग 4A जो कि जिसमें वर्णित है मूल कर्तव्य, जो कि आज पिछला बोनस क्वेश्चन था। तो मूल कर्तव्य भाग 4A में वर्णित हैं, ये लिए गए हैं, रूस से आपको मैंने बताया ही था। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में जो फिल्म बनी थी वो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी या चंडीदास? तो उसका सही उत्तर है आलम आरा। आलम आरा भारत में पहली बोलती फिल्म थी जिसमें आवाज ऐड करी गई, कि मतलब जो करेक्टर बोल रहे हैं, जो करेक्टर होते हैं वो बोलने भी लगे थे। पहले जो फिल्म होती थी वो उसमें कोई आवाज नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 16 है बोनस प्रश्न 16 है, निम्न देश में किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? देखिए, यूरो से लॉजिक ये है, यूरोपियन कंट्री जितनी होती हैं, जो यूरोपियन यूनियन में आती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था में भाग देती हैं, तो वो मुद्रा यूरो चलाती हैं। तो इनमें देखिए, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, सभी यूरोपियन कंट्री हैं, लेकिन इनमें से एक देश की मुद्रा यूरो नहीं है। वो आपको बतानी है किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है। और उस देश, अगर मुद्रा आप जो आंसर बताएंगे, जैसे मान लिया आपने फ्रांस बताया, तो उसकी मुद्रा के बारे में बताना है, उसका मुद्रा कौन सी है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।